बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर है और दिन है जुमे का। कल रात आपने एक ख़बर सुनी जिस पे तशवीश की लहर दौड़ी हर तरफ के खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये बताया कि सुहेल आफरीदी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जो है वो KP हाउस पहुंची। इसकी हकीकत क्या है उस पर बात करते हैं। और चीज़ें मैं तो बहुत ही तलखी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने, यानी जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि 10% लोगों ने भी सुहेल आफरीदी साहब की मुकम्मल गुफ्तगू जो उन्होंने अडयाला के बाहर 2 मरतबा की है वो मुकम्मल सुनी हो। हाँ, आपने क्योंकि हमारा एक मिजाज बन गया सबका कि हम क्लिप सुनते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, क्लिप सुन लेते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो बड़ी मुख्तसर है, 8-8 10-10 मिनट की है। जो 2 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं अडयाला के बाहर, वो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। अगर आप यहाँ पे सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, वरना आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वो 2 उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर सुनें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी चीज़ें तलखी की तरफ जा रही हैं। और उन्होंने वो बयानात दिए हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के अलावा कोई इतनी जुर्रत से ये बयानात दे सकता है। और सुहेल आफरीदी साहब की उसमें आपने बॉडी लैंग्वेज देखनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि वो बड़े क्लियर है, उनको बड़ी क्लैरिटी है कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 1.5 घंटा वहाँ बैठे रहे। उनकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं करने दी गई। चीफ जस्टिस ने मुलाकात करने की जुर्रत नहीं की। फिर वो अडयाला गए, 5वीं बार गए, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आपको तो सिर्फ वो चीज़ें पता हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, जो सामने हैं। हम क्योंकि KP में भी जाके PTI के लोगों से मिलते हैं और हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ, जो उनके करीबी साथियों के साथ, वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो हमें अंदाज़ा है चीज़ें पस पर्दा जिन लोगों को पता है वो आपको बता सकते होंगे। यानी रिकॉर्ड पे तो मैं भी नहीं ला सकता, ज़ाहिर है वो चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें पस पर्दा भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। ना सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बल्कि उनके दोस्तों के हवाले से। देखें ना, जुनैद अकबर साहब सदर हैं KP के, उनको PTI के सदर हैं, उनको भी इस वक्त शदीद उनको थ्रेट्स हैं। शाहिद खटक को बहुत शदीद थ्रेट्स हैं। सजाद मोहम्मद, उन्होंने अमन पासोन किए मोहम्मद में, उनको शदीद थ्रेट्स हैं। इसी तरह से आप देख लें कि अब ये जो 26 नवंबर का केस है, 1 साल बाद यानी कोई 340 दिन बाद नामजद कर दिया गया है सुहेल आफरीदी साहब को, मीना खान को, डॉक्टर अमजद को और साथ ही शफीउल्लाह जान को। शफीउल्लाह जान भी आपने कल देखा कि उन्होंने DJ SPR से जो सवाल किए वो बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू थी उनकी। इससे पहले जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी शफीउल्लाह जान की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें पैगाम भिजवाया गया कि ऐसी की तैसी, तो हम जवाब में आपको कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और बहुत सख्त उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस वक्त ना शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अभी तक तो ये है कि फ़ैसला साजी सुहेल आफरीदी के हाथ में नहीं है, फ़ैसला साजी महमूद खान चकज़ई साहब के हाथ में है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इख्तियार महमूद खान चकज़ई साहब को दिया है। लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया टॉक्स कर रहे हैं। महमूद खान चकज़ई साहब अभी तक कोई ठोस लाए अमल मज़ाहमत का देने में नाकाम नज़र आते हैं। या तो उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते और वो बता नहीं रहे, और उनके जहन में कोई प्लान है जो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया। लेकिन जो अब तक उन्होंने गुफ्तगू की है, जो उन चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उसमें महमूद खान चकज़ई साहब के पास कोई मज़ाहमत का प्लान नहीं है। महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हम जलसे करेंगे। पहला जलसा जो कोयटा में होना था उसकी इजाज़त ही नहीं मिली। ये बात तो तय है कि आपको जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी। और महमूद खान चकज़ई साहब इस वक्त जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं उसके मुताबिक तो उनका प्लान बड़ा लंबा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने 2 साल तहरीक चलानी है। भाई, इमरान खान जेल के अंदर है, केसेस उसके लग नहीं रहे, 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, चीज़ें और ख़राब होने जा रही हैं, और आपके पास प्रैक्टिकल कुछ करने का लाहे अमल नहीं है। आप लाहे अमल देने में नाकाम नज़र आते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर 10-12 दिन अगले में महमूद खान चकज़ई ने कोई प्रैक्टिकल मज़ाहमत का, ग्राउंड एक्टिविटी का लाहेमल ना दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को मज़ीद इस तरह से सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है उसके बाद इमरान खान इस हवाले से भी फ़ैसला साजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लेकर और सुहेल आफरीदी को दे देंगे। और सुहेल आफरीदी को अगर दे देते हैं तो सुहेल आफरीदी तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर में वो फ़ैसला कर लेंगे, क्योंकि अभी सुहेल आफरीदी साहब
वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं केपी में, अवामी राब्ता मुहिम भी चला रहे हैं, मोमेंटम भी बढ़ा रहे हैं, बयानात भी सख्त दे रहे हैं, आसाब भी मजबूत हैं, पीछे भी नहीं हट रहे। यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की खातिर सीट तो दूर की बात है, मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फैसले के अख्तियार उनके पास नहीं है। फैसले के अख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पास है, फैसले के अख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। महमूद खान अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च इसलिए नहीं करना कि बेगुनाहों की जानें चली जाएंगी, गोलियां मारी जाएंगी। चले इस चीज़ को हम मान लेते हैं, लॉजिकल है, हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी इस्लामाबाद की कॉल दें, वो पीटीआई का फैसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन 5 दिन हो गए हैं इस खबर को कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और आज वो पेश भी की जा रही है। इन 5 दिनों में सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्रैक्टिकली क्या किया, ये मेरा सवाल है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने इन 5 दिनों में कैसे कोई ऐसी मज़ामत किया है जिसके ऊपर हम कहें कि यार हुकूमत को बड़ी उन्होंने टेंशन दे दी है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया ILF हमें कहीं मज़ामत करती हुई नज़र नहीं आ रही, वकला मज़ामत करते हुए नहीं नज़र आ रहे, जो PTI की हमायत याफ्ता वकला तंजीमें जीती हुई हैं वो हमें मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो मेंबर पंजाब बार कौंसल PTI के इमरान खान के नाम पर जीते हैं वो मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, PTI के MNAs आज अब देखते हैं, आज पता नहीं कौमी असम्बली का इजलास है या नहीं, वो हमें कोई उस तरह से मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, MPs उस तरह से मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उनकी ISF उस तरह से मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रही, उनकी यूथ उस तरह से मज़ामत करते हुए नज़र नहीं आ रही। सब ने 2 चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है। एक, इमरान खान की कैद को नॉर्मलाइज कर दिया है सब ने कि ठीक है पढ़ा रहे, वो अपनी मर्जी से पढ़ा हुआ है, बाहर नहीं आना चाहता, बस ठीक है आ जाएगा जब आना होगा। नॉर्मलाइज कर दिया गया इमरान खान की गिरफ्तारी को, उसकी बेगुनाह कैद को PTI ने बाहर बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। यानी कोई जिक्र ही नहीं होता कि यार इमरान खान को 800 और इतने दिन हो गए बेगुनाह कैद है। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है जेलों को कि 900 से ज्यादा दिन हो गए हैं इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन सारों को, हसान न्याजी वगैरह को मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में दी गई, जो नॉर्मलाइज कर दिया गया कि ठीक है यार कहना आसान है, 900 दिन से ज्यादा कैद, 800 से दिन से ज्यादा इमरान खान की कैद कहना आसान है, लेकिन नॉर्मलाइज कोई टेंशन नहीं, केस नहीं लग रहे इस्लामाबाद कोर्ट में, कोई टेंशन नहीं है, ना वहां पे ILF के वकील आते हैं, ना दीगर बड़े वकील आते हैं, ना हामिद खान साहब आते हैं। भाई मुझे याद है एक नवाज शरीफ के हवाले से एक केस था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के कोई 8 से 10 मरकजी सदर और सेक्रेटरी जनरल्स को उस दिन नून लीग लेकर आई थी कमरा अदालत में जजेस के सामने, उस और इसके अलावा कोई 10-12 बड़े वकला लीडर, 20 के करीब बड़े लीडर लेकर आए थे वो जजेस के सामने। ये तो यहां पे तो हामिद खान और इंतजार पंजोता खुद नहीं होते। कल इस्लामाबाद कोर्ट में कहां थे इंतजार पंजोता और हामिद खान, कहां थे इनके वकला की तंजीमें और वकला बड़े। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर अगले 10-12 दिन में भाई कोई तो अमल देंगे ना, महमूद खान अचकज़ई से सिर्फ बातों से इस निज़ाम को गिराना है, तो बातों से तो ये निज़ाम नहीं गिरने वाला। वो 27वीं आईनी तरमीम कर लेंगे, फिर आप 1 साल फिर 27वीं आईनी तरमीम को पीटेंगे, मातम करेंगे, फिर वो 28वीं कर देंगे, फिर 1 साल आप उस पर मातम करेंगे। बातें आप इतनी बड़ी बड़ी महमूद खान अचकज़ई साहब करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है महमूद खान अचकज़ई साहब के पास इस वक्त तक। आज शाम को वाला अमल दे दें, आज दोपहर को दे दें तो हम बता देंगे कि उनके पास, तो उनके पास नहीं है अगर कुछ, तो मेरा ख्याल 10-12 दिन इमरान खान इंतजार करेंगे, उसके बाद वो सुहेल आफरीदी को दे देंगे फैसले के अख्तियार, और फिर सुहेल आफरीदी तो इस वक्त जारहाना मूड में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कल रात उनके वारंट गिरफ्तारी लेकर और पुलिस गई, और शफीउल्लाह जान साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बात की। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार करने गए थे या वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने गए थे। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 साल बाद उनको नामजद कर दिया गया 26 नवंबर के केस में, कि इधर से तैयारी की जा रही है कि उनको कैसे डीसीट करवाना है, डिस्क्वालीफाई करवाना है, कन्विक्ट करवाना है, कैसे उनको अरेस्ट करना है, कैसे उनका रास्ता रोकना है, कैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ाना है। दूसरी तरफ वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक तरफ वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इधर झूठी डॉक्यूमेंट्रीज उनके खिलाफ, प्रोपेगेंडा, फेक चीजें, केसेस ये हो रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा अल्लाह की जात बेहतर जानती है, किसी को नहीं पता कि किस हद तक चीजें जाएंगी। तो अभी तो उनके पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है सुहेल आफरीदी के पास, तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनके पास फैसला साजी का इख्तियार आ गया तो उस दिन वो क्या करेंगे। मैंने शुरू में आपको कहा था, आप लोगों ने सिर्फ क्लिप्स सुने होंगे, आप अब अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे देखना है वहां देख लें, अगर आप देख चुके हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वरना आप आगे ये जो 2 मीडिया टॉक्स हैं उनकी अड्याले के बाहर, ये पूरी अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुहेल आफरीदी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये बताती है कि उनके इस निज़ाम के हवाले से इरादे जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, वो मजबूत आसाब के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और
मुझे तो लगता है कि चीज़ें जो है वो खुदा न खास्ता तसादुम की तरफ जा रही हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। तो अब आप अगर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने नहीं सुनी तो आप देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़। का साथ दे रहा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो केसेस भुगत रहा है और वो जेलों में भी पड़े हैं। तो ये अफसोस की बात है। सरदारों के बारे में जो 9 महीने हुआ, क्या वो होना चाहिए था? सर जवाब दीजिए सर। एजेंसी में मुख्तलिफ जो ड्रग्स फैक्ट्री है, देखिए जी, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे मर्चसरा में है चाहे बलूचिस्तान में है, वो किसी की निगरानी में हो रहे हैं। आप लोगों को मैं चंद सवाल देता हूँ। आपने वो सवाल जो है खामोशी, मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ। आपने वो हमारे कबायली अजला के हर बंदे, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, हर मकतबा फिक्र के बंदे से आपने लोगों ने ये सवाल करने हैं। आप लोगों ने पहला सवाल ये पूछना है उनसे कि यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी काम है ये कौन करवा रहा है। दूसरा सवाल आप लोगों ने उनसे ये पूछना है कि ये दहशतगर्द दोबारा कौन लाया और किस तरह है। तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछना है कि जितना भी गैर कानूनी असला आ रहा है बॉर्डर से और जितने भी दहशतगर्द आ रहे हैं ये किसकी मर्जी से आ रहे हैं। 5वां मुतालबा मैंने अपनी वफाकी हुकूमत से करना है कि जिन अफसरान चाहे किसी भी इदारे से हैं, जिनकी बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगी है, उनके असासे डिक्लेयर जाए कि उनके कितने असासे हैं। तो आप सबको जो है मालूमात हो जाएगी कि कौन किस पंजाब के वर्करों को क्या कहेंगे। हौसला नहीं हारना, खड़े रहो, इंशाल्लाह ताला मंजिल करीब है। आईजी साहब कहते हैं कि फोर्स कम है हमारे पास, जिसकी वजह से हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें जो है वो बाहर से मदद लेनी पड़ती है। तो क्या वजह आप बत्तियां करेंगे या फिर आप उसका जो उन्होंने रिपोर्ट आपको दिया उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, जब ईमान मजबूत हो तो 313 के मुकाबले में 1000 जो है वो 313 जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो 60 का लश्कर हो और 60,000 हो तो वो जो है जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो किश्तियां जला दी जाती है और जो है जंग जीत ली जाती है। तो मैं आईजी साहब को कहता हूँ कि अपना ईमान मजबूत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी ताकत है कि हर किस्म के आफात से जो है हम निपट सकते हैं। सर सबक वज़ीर आला कहते थे हम जब आइंदा एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुरअमन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ लाना चाहिए? नहीं, देखिए जी, हम सियासी वर्कर है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायराकार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आईन और कानून हमें इजाजत देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी हुआ, उन्होंने कहा कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी भी वफाक के दायरे से बात होगी, तो फिर सर आप किससे बात करेंगे? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते, क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्जामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है घटिया इल्जामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है दूर पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईन और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था, आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है, मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब को खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा से रेजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रिद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो ऑर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहां गया, वहां से रेजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा, खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी तो वो जो है मैं अभी थोड़ी थोड़ी हटा रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों DGI SPR साहब ने तस्लीम किया कि आप वज़ीर आला हैं, साफ़ियों से मुलाकात, इसका खैर मकदम करते हैं उनके बयान का? जी, अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वज़ीर आला होता, लेकिन अच्छी बात है। अगर आज मुलाकात नहीं होती, अगर आज मुलाकात नहीं होती तो फिर अगला अमल क्या होगा? आईन और कानूनी दायराकार में रहकर जो है सारे इक़दाम होंगे इंशाल्लाह। सर नवंबर में कॉल दे रहे हैं, बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं करता। सर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े, अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए, जो खानदानों में जो है चलता आ रहा है या जो मंजूर नजर लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो धमकियां दी गई थी उस पर मैंने बात की। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चुनूं नहीं,
वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल यह है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियां मिल रही है, उनको बच्चों की धमकियां मिल रही हैं, उनको सर की धमकियां मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है पीटीआई को खत्म करना है, या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान मुजराला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले खत्म हो चुके हैं। सीएम साहब, मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट। मुलाकात अभी तक नहीं हो रही आपकी होने के बावजूद भी, जब तक अदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक तरफ देखें किस इदारे के साथ बैठ रहा हूँ? आप बताएंगे किसके साथ बैठ रहे हैं? एक तरफ कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मैं मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करें कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है, तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दे। लेवल पर बात होगी, मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर-ए-आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर-ए-आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर-ए-आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द है। मुझे रेडी वाले का भी पता है, क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठकर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर-ए-आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियां उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। सर, आपने कबायली की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटा के, जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पर आईन और कानून पर एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे? 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं, ये जो है शोषा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी, और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को कि हम 18वीं तरमीम में जो है सूबाई खुदमुख्तारी ला चुके हैं, और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बाला है। मेरी बात सुने, कौन पेश करे ड्राफ्ट? जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वज़ीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही है। वैसे पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबायली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूँ। वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूँ। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीजें जो है इनको रिपोर्ट मिलती है, तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है, इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज फेंक देते हैं। शुक्रिया। सब लोग जानते हैं कि मुसलसल कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो मुसलसल मैं अपना रहा हूँ, और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतजार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया, और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते। तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ, मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और शायद वही है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूँ, और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये आर्डर कौन दे रहा है। शुक्रिया। सुहेल साहब ये बताइएगा, आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप बात करते हैं आइन की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं दिए जा रहे, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़ज़ाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन मान की वहाँ पे सूरत हाल खराब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके बाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से। अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते, लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए, और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रॉस लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं, और जो है बार बार उसकी वजाहतें भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है
कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आप पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा पौधा मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक टाक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तलाह करते हुए पाक फौज को जो वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो प्रोग्राम किए। ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आपने कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशतगर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलैटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुनिए। मैंने वहाँ ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे, और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। मगर अगर फर्ज करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन जख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं। 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठ कर इस तरह बातें करते हैं, वहाँ पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर जो है ये चीजें चल रही हैं, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन जो है उससे तकलीफ कितनी होती है, दर्द कितना होता है, आपको इस चीज का एहसास है? मुझे है, मैं देख चुका हूं, मुझ पर बीत चुकी है। मैंने अपने खानदान के 10-10 लाशें जो है इन हाथों से उठाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नजारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछे, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था, वो नंगे पांव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीजें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी जर्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते हैं कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसीक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है? किससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शाहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला करते थे कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि अपने इनके सियासत में रोल नहीं देना है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ कर मुज़ाकरात करने हैं। अब लास्ट जो बात आई थी, यानी कि वहाँ पर कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ में बैठने मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्माइल है उसको खत्म कर सकते हैं, ताकि हम उनके साथ बैठें। एक का नाम बताएं। आप अदालत की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपसे मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात पहला फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने? मैं आपका सवाल समझा। तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी हो रही है। देखिए जी, ये यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं। हमने 80 और 100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी है, हमने जो है बाकी चीजें देखी है। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जी, सुबह को किसी चीज में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहां पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहां के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1 दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।